नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं शिवांश निगम द शिवांश निगम देखिए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो है, सबसे पहले तो ये डायग्राम देख के घबराना नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं आज, और बात करने वाले हैं आज एक्यूरेसी और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, और आपके लिए क्या बेहतरीन है उस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट से, जिसको मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, इसीलिए कॉमन है बस। स्टेटमेंट दोस्तों ये है कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, जो काफ़ी लोगों के आइडियल हैं, एक बार उनसे एक मुंबई के सेमिनार में पूछा गया था कि आपकी ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है उसकी एक्यूरेसी क्या है। और उन्होंने बोला था कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसमें 40% एक्यूरेसी है मेरी। 40% एक्यूरेसी। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग इस बात को पचा सकते हैं। क्या झुंझुनवाला जी झूठ बोल रहे थे? कितने लोगों के मन में पहला सवाल ये आएगा, 40% एक्यूरेसी, सबसे अमीर इन्वेस्टर, सबसे बेहतरीन ट्रेडर जिसका नाम है 40% एक्यूरेसी। 40% एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि 100 ट्रेड अगर आपने लिए हैं तो आप उनमें से 40 में सक्सेसफुल हो, 60 में आप लॉस कर रहे हो, तो आप एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर कैसे हो? ये बात आती है ना दिमाग में, ये बात आती है ना? आती है कि नहीं बोलो। आज हम वही चीज़ की बात करने वाले हैं। जो आप लोग जो भाग रहे हो ना, 80% जैकपॉट स्ट्रैटेजी, 90%, 80%, 90%, 199.99% तक लोग एक्यूरेट स्ट्रैटेजीज ले आए हैं। देखो तो आप एक बार आंखें खोल के, क्लेम आते हैं लोगों के कि भाई 99.99% हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो एक्यूरेट है। तो एक इंसिडेंट मैं इसी से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। इंदौर की एडवाइजरी की कॉल आप लोगों के पास तो आती ही होंगी, मेरे पास तो बहुत आती हैं। खैर अब मैं ब्लॉक कर देता हूँ तो ज़्यादा नहीं आती। आज से 1 साल पहले बहुत कॉल्स आती थी मेरे पास, और उसी में से एक कॉल मैंने उठाया, और उसमें मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। कभी 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 मन करता है ना कि हाँ बहुत हो गया, अब एक बार बात करके ही देखते हैं इनसे। तो उन्होंने कहा कि हेलो हेलो, मैं XYZ ट्रेडिंग फर्म से हूँ, और नाम पूछा। ठीक है, फिर उसके बाद भाई आप क्या करते हो, ट्रेडिंग कर रहे हो या नहीं, कैसा कर रहे हो, प्रॉफिटेबल हो? मैंने कहा हाँ प्रॉफिटेबल हूँ मैं। उन्होंने कहा कि भाई आपकी क्या मतलब कैसे करते हो, आप किसी एडवाइजरी से कर रहे हो या खुद सेल्फ कर रहे हो? मन में तो मैंने सोचा कि तुमको समझ जाना चाहिए ना कि मैं जब कह रहा हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं खुद से कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारे जैसे किसी फर्जी एडवाइजरी से कर रहा होता तो प्रॉफिटेबल कैसे होता। ठीक है, तो मैंने कहा कि नहीं सेल्फ कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर उन्होंने एक सवाल पूछा जो अमूमन ऐसे लोग पूछते नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि आपकी जो, अच्छा चलो आप जो भी सेटअप पे काम कर रहे हो आपकी एक्यूरेसी क्या है? शायद वो एक ब्रिजिंग, एक मार्केटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रिजिंग नाम का, तो शायद वो उस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे यूज़ कर रहे थे। वो ब्रिजिंग करने की कोशिश एक्चुअली कर रही थी मेरे साथ वो मैम, कि ये जो है इनकी चलो एक्यूरेसी हमें पता चल जाए। तो कुछ बंदा बोलेगा 70%, 80%, कुछ बोलेगा, तो मैं उससे बड़ी एक एक्यूरेसी फेंक दूंगा इनके सामने। मतलब मैं इनसे क्या कह दूंगा कि भाई 90, मेरे पास एक हमें हमें जो हमारी टीम रिसर्च करके कॉल्स देती है उनकी 90% एक्यूरेसी है। अगर मैं जैसे मान लो उनको कहता हूँ कि मेरी 70% एक्यूरेसी है, तो मुझे 80-85% का झांसा देंगे। मतलब क्या है कि आप एक नीड क्रिएट कर रहे हो। ये मार्केटिंग का एक जो है पहला बेसिक स्टेप है कि आप अगर कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो किसी पर्सन को, अगर आप जानते नहीं हो, आपने उसे कॉल किया है, तो आप पहले उसकी नीड को समझो, या फिर अगर नीड नहीं समझ पा रहे तो क्रिएट करो। तो ये वो कर रहे थे। खैर मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, उसकी एक्यूरेसी है 38%। वो चौंक गए, उन्होंने कहा कि मैं दोबारा बोलूँ कि मैंने क्या बोला। ठीक है, और बस यहीं पे बात हुई। फिर आगे मैंने उनको ज़्यादा कुछ समझाया नहीं, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ कि अगर मैं उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाने लग जाऊँगा कि भाई ये जो वीडियो है, स्पेशली लाइक ये पर्टिकुलर वीडियो मैं उनको जैसे समझाने लग जाऊँ, जैसा इस वीडियो में मैं समझाऊँगा अभी आने वाले टाइम पे आपको, ठीक है, तो वो उस नॉलेज का फ़ायदा अच्छा तो नहीं उठाएंगे, गलत ही उठाएंगे। और मेरी सिखाई हुई जो ज्ञान है, जो मेरी नॉलेज है, वो किसी इनोसेंट पर्सन को फंसाने में अगर वो यूज़ करें तो यार ये तो मेरे लिए बड़ी बुरी बात है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उन्हें कुछ समझाया नहीं। खैर 38% एक्यूरेसी, मानोगे इस बात को? वैसे बोल तो मैंने ऐसे दिया, अपनी एक्यूरेसी कौन ट्रेडर नापता है बैठ के। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो बात रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे होने वाली है।
दोस्तों एक ट्राइंगल है जिसके 3 साइड्स हैं। एक साइड है मिनिमम लॉस, एक साइड है मैक्सिमम प्रॉफिट, एक साइड है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। एज अ जनरल रूल आप इन तीनों चीज़ों में से सिर्फ 2 ही चुन सकते हो किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। और बस ये जो ट्राइंगल है, बस यही समरी है जो मैं आज कहना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, अब चलो कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो कि भाई मैं पहले अज्यूम करता हूँ कि मार्केट में कंप्लीट रैंडमनेस है। ठीक है, मार्केट टोटली रैंडम है। बाद में मैं बताऊंगा कि आप कैसे मतलब इसको इम्प्रूव कर सकते हो, वो तो ठीक है। बट अभी बात करते हैं कि मार्केट कंप्लीटली रैंडम है। मार्केट की फ्लक्चुएशन जो है वो कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही हो या ऐसा कुछ, एकदम नॉर्मल सिचुएशन में मार्केट चल रहा है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये मार्केट का कुछ प्राइस है, ये लेवल कोई कोई प्राइस है, तो यहाँ से 10 पॉइंट नीचे जाने की भी मार्केट की उतनी ही मतलब टेंडेंसी है जितनी कि यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर जाने की है। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड, जिसको कहते हैं कुछ लोग कि रिस्क अपॉन रिवॉर्ड करते हैं या कुछ रिवॉर्ड बाय रिस्क कहते हैं, लेकिन जनरली इसको रिस्क रिवॉर्ड ही बोला जाता है। तो रिस्क पहले लिया जाता है और रिवॉर्ड बाद में लिया जाता है। इसी से आप समझ लो कि भाई जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो सोचता कैसे है। वो पहले रिस्क देखता है और बाद में रिवॉर्ड देखता है। और रिटेल ट्रेडर वो पहले देखता है, अच्छा टारगेट इतना है ना तो इतने बन जाएंगे मेरे। रिस्क तो आपने सोचा ही नहीं। आप बताओ, आप लोगों ने आईपीओ में पैसे लगाए ना, मजागो डॉग के आईपीओ में पैसे लगाए आपने। रिवॉर्ड तो आपने सोच लिया, अच्छा आईपीओ लग जाएगा 15,000 बन जाएंगे। रिस्क सोचा क्या? किसी ने भी सोचा? नहीं सोचा ना। तो ऐसे ही काम करता है हमारा दिमाग। ठीक है, तो मान लो अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, ये 50-50 चांस है कि यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर भी हम जाएं, वो भी 50% चांस है। 10 पॉइंट नीचे जाएं, वो भी 50% चांस है। अच्छा, इस 50-50 चांस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आगे बात करेंगे। बट अब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक हायर रिस्क रिवॉर्ड चाहता हूँ, क्योंकि भाई इसके साथ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये जो एक्यूरेसी है ना, ये तो मतलब बड़ी गंदी है मेरे लिए। क्यों गंदी है? क्योंकि ये तो है एक 50-50 चांस है टोटली, पहले तो। दूसरी चीज़, ये एक 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी अगर मैं नेट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स ले रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं 1000 ट्रेड्स ले रहा हूँ ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू ईयर्स, तो नेट में मैं लॉस करूँगा। क्यों लॉस करूँगा? क्योंकि भाई मेरा जो ब्रोकरेज है वो मैं अपने घर से दूंगा। जो ब्रोकरेज है वो तो मैं अपने घर से दूंगा। ठीक है, और ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़रोडा तो यार अगर आप मतलब एक छोटे ट्रेडर हो, ठीक है, बड़े ट्रेडर हो तो फिर आपका कैप लग जाता है वहाँ पे कि 20 रुपये पर ऑर्डर से ज़्यादा आपका लगना नहीं है। ठीक है, फिर टैक्सेस ही लगने हैं गवर्नमेंट के। बट अगर आप एक छोटे ट्रेडर हो, अगर आपका कैपिटल जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो भाई आपके प्रॉफिट के 10-15% तो ब्रोकरेज ही खा जाती है वो। और लॉस होता है तो उसमें भी 10% जुड़ के होता है। ठीक है, तो बड़ी चीज़ है ब्रोकरेज, इग्नोर मत करना। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हमें 2:1 की रिस्क रिवॉर्ड की बात करनी है, तो 2:1 की हम बात कैसे करेंगे दोस्तों? 2:1 के लिए हम ये कहेंगे, लाइन बना लेते हैं 2:1 के लिए। तो मतलब अब मैं ये कह रहा हूँ, मान लो रिलायंस का स्टॉक है और रिलायंस का स्टॉक अभी 2500 पे चल रहा है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि चलो 2500 पे मैं बाई कर लेता हूँ। अगर नीचे जाता है तो 2400 पे मैं एग्जिट कर लूँगा, यानी 100 पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूँ। और अगर ऊपर जाता है तो मैं 2700 तक इसको रखूँगा। 2700 मेरा टारगेट है, तो यहाँ पे मेरा टारगेट हो गया 200 पॉइंट का, और जो रिस्क है वो हो गया 100 पॉइंट का। ठीक है, समझ आता है, अच्छा ट्रेड लगता भी है। 200 पॉइंट का रिवॉर्ड है, 100 पॉइंट का रिस्क है। लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करें क्या? प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, यहाँ से अगर मैं 100 पॉइंट दोनों डायरेक्शन में बात करता हूँ, 100 पॉइंट दोनों डायरेक्शन में बात करता हूँ, तो मेरी चांस 50-50 है। लेकिन अब अगर मैं अपने टारगेट को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो जैसे जैसे मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा वैसे वैसे मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ना, ये जो टर्म है ना, वो डिक्रीज करेगा। अब वो 50-50 नहीं रहेगा। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता कि कैसे लोग 90% एक्यूरेट स्ट्रैटेजीज ले आते हैं विद 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर एग्जिस्ट करती तो आप सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिनके पास इतना अथाह पैसा है, वो ऐसे लोगों को हायर कर लें। बैठो दिन भर ट्रेड करते रहो 90% की एक्यूरेसी पे, दिन भर करते रहो। कमोडिटी भी खुला है अभी तो, मतलब शाम को तो कमोडिटी भी खुला रहता है, फिर फोरेक्स खुला रहता है, इंटरनेशनली दूसरी मार्केट्स खुली रहती हैं। 24/7 ट्रेड करो ना फिर, अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है विद लाइक अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। ये जो 80% 90% के क्लेम
जो स्ट्रैटेजीज करती हैं और जिनकी अगर असलियत में है भी तो उनकी क्यों है पता है? क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसा है, कि भाई रिस्क आपका बहुत बड़ा है और रिवॉर्ड बहुत कम है। आप खुद करके देख लेना, कल ही जाना, मैं कह रहा हूँ ना, आप खुद करके देख लेना, कल ही जाना HDFC बैंक में जाना, ठीक है, HDFC बैंक का स्टॉक रोज अपनी स्क्रीन पे लगाना, ठीक है, पहले 5 मिनट की कैंडल देखना, उस कैंडल का रेंज ब्रेकआउट देखना, जिधर भी ब्रेक करता है, अप साइड में ब्रेक करता है तो बाई कर लेना, डाउन साइड में ब्रेक करता है तो सेल कर देना, 5 पॉइंट लेके निकल जाना, और जब लॉस होगा तो स्टॉप लॉस अपना 20 पॉइंट का ले लेना। 90% एक्यूरेसी आपको मिलेगी, लेकिन क्या पैसा बनेगा? नहीं बनेगा दोस्त, पैसा नहीं बनेगा। तो 90% एक्यूरेसी के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप रिस्क रिवॉर्ड के पीछे भागो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर 100 पॉइंट था तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी उसकी सक्सेस 50-50 थी। अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ 2 टाइम्स पे, ठीक है, कि मतलब ये 2 टाइम्स है इसके, तो फिर मेरी प्रोबेबिलिटी भी इसके 2 टाइम्स हो गई, मतलब स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स हो गई, ठीक है, लगभग 2 टाइम्स हो गई। अब इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी वो सिनेरियो, बट लगभग हम कह सकते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 3:1 ले रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा हैं। तो मतलब क्या है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले विद मिनिमम लॉस, लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना, रिटेल निवेशकों को सुनने में मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम लॉस, मज़ा आती है ना सुनने में, ठीक है, 1000 का फ़ायदा 100 का घाटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मेरी दोस्तों बहुत कम है। इस चीज़ को आप जिस दिन समझ गए ना, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे मैं जिस सेटअप की बात कर रहा हूँ है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम लॉस, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है? देखी क्या किसी ने? बहुत कम है, बहुत कम है। ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 10% से भी कम है, ठीक है, 10%, किसी में 15%। जब तक आप ATM ऑप्शन बाई नहीं कर रहे हो या ITM ऑप्शंस बाई नहीं कर रहे हो, तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी 30% तक जाती है, अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हो उसे तो, ठीक है। तो अब इसको हम बढ़ा सकते हैं क्या? सवाल ये आता है कि क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तो भाई हमारी ब्रोकरेज खा जाएगा, ये तो बहुत गंदा है, हमारी ब्रोकरेज खा जाएगा। तो मतलब कुछ तो इसमें हो, या तो 60-40 हो जाए या 70-30 हो जाए, 1:1 ही रहे, या फिर मान लो अगर कुछ ऐसा भी हो जाता है कि 40-60 हो जाता है लेकिन 2:1 हो जाता है, 3:1 हो जाता है, तो वहाँ पे भी हम कमा लेंगे। क्योंकि अगर 3:1 है, अगर 40 ट्रेड में मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, 60 ट्रेड में मैं लॉस कर रहा हूँ, तो मेरा लॉस हुआ -60, लेकिन प्रॉफिट हुआ कितना? 40 × 3 यानी 120, है ना? तो प्रॉफिट में ही हूँ मैं, 120 - 60, मैं तो प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखना, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और कैसे कर सकते हो आराम से। 100 ट्रेड्स, मान लो आपने 100 ट्रेड एग्जीक्यूट किए, 40 में आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप 2 ले रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट आप मतलब 2 गुना ले रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 40 × 2 हो गया, ठीक है। लॉस आप ले रहे हो तो क्या ले रहे हो? 60 × 1 ले रहे हो। देख लो आप नेट में क्या हो, प्रॉफिट में हो लॉस में हो, ऐसे कैलकुलेट करो अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो सेटअप है, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पहलू की। दूसरा पहलू क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का भी ज़्यादा रहे और लॉस भी कम रहे मेरा, मतलब इन दोनों चीज़ों को मैंने चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या है चीज़ पता है? ये चीज़ है हेजिंग। हेजिंग और नेट ऑप्शन सेलिंग, मतलब नेट में आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो बट हेजिंग के साथ। तो वहां पे क्या हुआ कि आपका लॉस तो वो फिक्स्ड हो गया, लॉस तो आपका फिक्स्ड हो गया कि भाई आपने जो भी कैलकुलेशन अपनी लगाई है उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आप नेट ऑप्शन सेल कर रहे हो। अगर बाइंग कर रहे हो फिर उल्टी बात हो गई, बाइंग कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, समझ लेना। तो यहाँ पे नेट ऑप्शन सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ विद हेजिंग। तो आपका प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है प्रॉफिट करने की, लॉस भी मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है वहाँ पे ना। आपका ऑप्शन जो आपने सेल किया है वो मैक्सिमम 0 हो सकता है, माइनस में नहीं जा सकता। क्रूड नहीं है वो, क्रूड ऑयल नहीं है, ठीक है, वो माइनस में नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका फिक्स्ड है, मतलब आप एक तरीके से मैक्सिमम नहीं कह सकते, आप कह सकते हो एक लिमिटेड प्रॉफिट है, ठीक है। तीसरा पहलू क्या है?
तीसरा पहलू यह है कि हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारी अच्छी रहे और मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो, जो हम लोग चाहते हैं ना, हम लोग यही चाहते हैं ना कि एक्यूरेसी भी हो और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। तो वहाँ पे दोस्त लॉस मिनिमम भूल जाना। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी अच्छी रहे और प्रॉफिट भी आपको मिलता रहे, तो वहाँ पे आप बड़े लॉस लेने के लिए तैयार रहो। ठीक है, बड़े लॉस लेने की तैयार रहो। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर आप इन द मनी ऑप्शंस कोई सेल करना चाहे तो, ठीक है, क्योंकि नेट आप ऑप्शन अगर सेल कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो है दोस्त। फिर अगर आप मैक्स हेजिंग के बिना कर रहे हो, मतलब आप एक बड़े प्रॉफिट के लिए भी जा रहे हो, क्योंकि हेजिंग से आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं या लिमिटेड होते हैं, क्योंकि आप कुछ प्रीमियम आपका बाइंग में चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप इन द मनी या डीप इन द मनी कुछ सेल कर रहे हो तो आप अपनी स्ट्राइक चुन सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप चाहते हो वो चुन सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में जाती है तो आप स्ट्राइक को चेंज कर सकते हो, ठीक है, और महंगा प्रीमियम बेच सकते हो। ये मतलब आपकी एक सेटअप हो सकता है, आपका एक स्ट्रैटेजी हो सकता है, लेकिन इसमें लॉस आपका मिनिमम नहीं है, लॉस आपका मैक्सिमम होगा। अगर कभी ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाए और आप गलत डायरेक्शन में बैठे हो, तो आपका जो 100 रुपये का ऑप्शन है वो 500 पे भी खुल सकता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ के, इस ट्रायंगल को समझ गए आप। ठीक है, तो अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट पे आते हैं कि भाई हमें करना क्या चाहिए अगर हम चाह रहे हैं कि, देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी ऐसा सेटअप परफेक्ट सेटअप नहीं है कि मतलब कोई एक ऐसा सेटअप है जो बाकी सबसे सुप्रीम है। यहाँ पे आपको एक बैलेंस बना के रखना है एक्यूरेसी और आपकी रिस्क रिवॉर्ड में। मतलब ये नहीं है कि आप एक रिडिकुलस स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो जो 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड या 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड क्लेम कर रही है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है? और 50% भी नहीं हो सकती, मतलब 50:50 भी नहीं हो सकती उसकी एक्यूरेसी, अगर वो एक बड़ा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। 10% एक्यूरेसी भी है ना आपकी, लेकिन अगर आपका रिवॉर्ड बड़ा है रिस्क के कंपैरिजन में, तो भी आप पैसा कमा सकते हो मार्केट से। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि भाई 10% एक्यूरेसी अगर है हमारी स्ट्रैटेजी की, तो ड्रॉडाउन बहुत बड़ा है, ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अगर हमें लॉस हो रहे हैं, लगातार बहुत ज़्यादा लॉस हो गए, तो भाई हिम्मत ही नहीं पड़ती कि आगे उसको कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो अब अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा सेटअप है, फॉर एग्जांपल हम एक सेटअप की बात कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मान लो मार्केट नीचे जा रही है, मतलब मार्केट में इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, कि थोड़ा सा एक करेक्शन आता है, फिर मार्केट नीचे जाती है, और फिर थोड़ा सा एक करेक्शन आता है। और ये जो करेक्शन है वो कहाँ तक आता है दोस्तों? ये जो करेक्शन है वो कहाँ तक आता है? ये करेक्शन आता है इसी लेवल तक, इसी हाई तक। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक तरीके से लो था, तो हम कहेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है। तो अब अगर आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब अगर आप क्या करना चाहो, अगर आप यहाँ पे सेल करना चाहो, ठीक है, दोनों कंडीशनों की मैं बात करता हूँ, दोनों चीज़ों की मैं बात करता हूँ। अगर एक पर्सन है जो यहाँ पे चाह रहा है कि भाई मैं सेल करता हूँ, सेल करके काम करता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास मैं सेल करता हूँ, तो उस पर्सन के लिए क्या है, वो पर्सन रेजिस्टेंस है क्योंकि, तो एक बहुत छोटे लॉस के साथ काम कर सकता है, एक बहुत ही मिनिमम सा लॉस, एक बहुत ही मिनिमम सा स्टॉप लॉस वो लगा सकता है कि अराउंड द रेजिस्टेंस एरिया, कि रेजिस्टेंस एरिया कटेगा तो मैं हट जाऊंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा, और एक बड़े प्रॉफिट के लिए शूट कर सकता है, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस पे वो बेच रहा है, तो वो एक अच्छा ट्रेडर है। बट यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम है। अब आप कहोगे कम क्यों है? कम इसलिए है क्योंकि वो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहा है। बहुत बार, अब देखो, ये रेजिस्टेंस है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, लेकिन बहुत बार ये होता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके एक फेक मूव देती है और उसके बाद नीचे आती है। ऐसा भी तो होता है, और ऐसा अक्सर होता है। रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट उतनी बार नहीं होते जितनी बार ये चीज़ होती है। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम है। प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है? प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि वो स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे लगा दे। ठीक है, मतलब किसी इस हाई की जगह इस हाई पे लगा दे। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे मिनिमम लॉस उसका नहीं है। तो आप समझ रहे हो, इस ये जो चक्रा है ना पूरा, ये जो ट्राइंगल है ना, आप इसमें तीन चीज़ों को एक साथ नहीं ले सकते किसी भी स्ट्रैटेजी में। लेकिन अब मैं ये तो कंप्लीट रैंडमनेस में बात कर रहा हूँ ना, मैं ये तो जो बात मैं कर रहा हूँ वो तो साइकोलॉजी की बात है, कंप्लीट रैंडमनेस की बात है। मार्केट कंप्लीटली रैंडम तो नहीं है।
मैंने इस पैटर्न को, अगर मान लो मैंने इस पैटर्न को अपनी लाइफ में 100 बार पहले कभी स्टडी किया है, 100 बार मैंने ज़िंदगी में अपने ये पैटर्न बनते हुए देखा है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनते हुए देखा, और मुझे पता है अपने फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि भाई ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, यहाँ पे अगर मैं सेल करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक 3:1 का रेशियो मिल जाता है आराम से। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, विद 40% एक्यूरेसी। तो ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी रिसर्च है जो मेरे को एक एच प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न्स पे आपको काम करना है। जब लोग कहते हैं ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा रहे हैं या RSI लगा रहे हैं या फिबोनाची लगा रहे हैं या एलियट वेव लगा रहे हैं या हार्मोनिक्स लगा रहे हैं। लगाते भी हैं लोग, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बहुत ही कुछ कॉम्प्लेक्स PhD करके आए हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि उनके पास एक ऐसा कोई पैटर्न उन्होंने आइडेंटिफाई किया है मार्केट के अंदर, जो पैटर्न उन्होंने बहुत बार उस पैटर्न को देखा है, बहुत बार उस पैटर्न को स्टडी किया है, जिसको आप कहते हो बैक टेस्टिंग, जिसको आप कहते हो कि बैक डेट में जाके डेटा को निकाल के आप टेस्टिंग करते हो। ये जो टेस्टिंग है दोस्तों, ये होती है अल्गोरिथम के थ्रू। मैनुअली भी आप कर सकते हो, लेकिन मैनुअली आप कितना कर सकता है एक आदमी। ये टेस्टिंग जो है अल्गोरिथम के थ्रू होती है, जहाँ पे आप जो डेटा है उसको यूज़ करते हो और आप उसको टेस्ट करते हो फॉर एनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अगर ये पैटर्न मैंने मान लो अपनी लाइफ में 100 बार देखा है, ठीक है, बैक टेस्टिंग की अभी चलो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रिटेल ट्रेडरों के लिए इतनी बात नहीं करनी चाहिए बैक टेस्टिंग की। ठीक है, बड़े जब पैमाने पे होती हैं चीज़ें तो फिर ज़्यादा और इम्पोर्टेंस है इनकी। बट मान लो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, इसको 100 बार देखा है और 100 में से 40 बार मेरे लिए काम किया है। मान लो मेरे पास एक ट्रेडिंग जर्नल है, मान लो मेरे पास एक ट्रेडिंग जर्नल है, उस जर्नल से मैंने फ़िल्टर लगा के चेक किया है कि भाई ये पैटर्न जब बनता है तो ये मुझे एक्यूरेसी देता है इतनी, और इतने रिस्क रिवॉर्ड पे जब मैं काम करता हूँ तो मुझे इतनी एक्यूरेसी मिलती है। ठीक है, तो वो पावर है आपकी नॉलेज की, वो पावर है आपके एक्सपीरियंस की, वो पावर है आपके सेटअप की। ठीक है, एक और सेटअप को डिस्कस कर सकते हैं, एक और सेटअप को डिस्कस कर सकते हैं। क्या सेटअप है कि मान लो मार्केट जो है वो यहाँ पे ऊपर जा रही थी, फिर अचानक से क्या हुआ कि मार्केट नीचे जाने लगी, अचानक से क्या हुआ कि मार्केट नीचे जाने लगी। अब नीचे जाके क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा मैं टिल्ट, तो पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, या 45 का कोई ऑप्शन नहीं है, चलो छोड़ो। ये जो है क्या है दोस्तों, पता है, ये एक पैटर्न है। नाम बताओ इस पैटर्न का, नाम बताओ इस पैटर्न का, ड्रॉ किया जाए क्या? ये पैटर्न है एक बेरिश फ्लैग, ये पैटर्न है एक बेरिश फ्लैग। इस फ्लैग के ब्रेकडाउन पे मुझे इतना टारगेट मिलता है। मान लो मैंने इस पैटर्न को स्टडी किया है, मैंने इस पैटर्न को अपनी लाइफ में काफ़ी बार देखा है, और मुझे पता है कि भाई किस पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता है, किस एक्यूरेसी, क्या परसेंटेज ये देता है। तो ये जो पैटर्न्स हैं ये हमें एक एज दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जिन चीज़ों का आपको एग्जाम्पल दिया वो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं आपके लिए, बट मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप अगर ये सोच के आते हो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे खेल हो रहा है, तमाशा हो रहा है, ठीक है, रिस्क लगाओ रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग इज़ नॉट क्विक मनी, इट्स नॉट लाइक पॉकेट मनी। या इट इज़ ईजी मनी। ईजी मनी इसलिए है क्योंकि भाई आपको कुछ मतलब फिजिकली कोई काम नहीं करना पड़ता, ठीक है, बट सिंपल नहीं है। ठीक है, ये जो इजी मनी है ना, इसको कमाना इतना आसान नहीं है, इसको कमाने में काफ़ी पेच है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कुछ ऐसे सेटअप्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिर एक चीज़ हमें ये भी पता होनी चाहिए कि भाई हमारा जो सेटअप है उसकी एक्यूरेसी को हम 1 महीने के अंदर जज नहीं कर सकते, 2 महीने के अंदर जज नहीं कर सकते, या कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के ही बेसिस पे जज नहीं कर सकते। मान लो अगर आप हैमर पे काम कर रहे हो तो हैमर को आप सिर्फ इस बात पे जज नहीं कर सकते। अब मान लो अगर आप हैमर पे स्टडी कर रहे हो, और आप स्टडी तब कर रहे हो जब मार्केट क्रैश हो रही है, ठीक है, मार्च के महीने में अगर आप स्टडी कर रहे हो हैमर को, तो कौन सा स्टॉक आपका ऊपर भाग जाएगा भाई? हैमर के बाद नहीं भागेगा ना कोई। तो मार्केट कंडीशन भी एक चीज़ होती है, हमें मार्केट की कंडीशन को भी समझना होगा, और उसके साथ हमें अपने जो पैटर्न्स हैं उनको भी समझना होगा।
तो जब हम इन चीज़ों को एक तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, इन चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि भाई ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तभी हम एक सफल ट्रेडर बन पाएंगे। दोस्तों, इस चीज़ के लिए कि आप कैसे इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, इस चीज़ के लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रेडिंग जर्नल का वीडियो डाला था। ठीक है, वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो जाके वो ट्रेडिंग जर्नल का वीडियो ज़रूर देखना, उस वीडियो को चेक करना आप, और उस वीडियो में आप ये समझ पाओगे कि कैसे, किस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने कुछ डिफरेंट फिल्टर्स लगाए हैं मार्केट कंडीशंस के लिए से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, टाइम ऑफ डे से रिलेटेड, डे से रिलेटेड, ठीक है, स्टॉक से रिलेटेड। ये सारे फिल्टर्स मैंने उसमें लगाए हैं, जिन फिल्टर्स को आप एनालाइज करके, समझ के, उससे अपना डेटा निकाल सकते हो। आप देख सकते हो कि मैं किस हफ्ते के किस दिन मैं ज़्यादा प्रॉफिट में रहता हूँ, या किस पर्टिकुलर सेटअप में मैं ज़्यादा प्रॉफिट पे रहता हूँ, या कोई पर्टिकुलर सेटअप जो है वो मेरे लिए किस तरीके से काम कर रहा है। आप उसमें कमेंट्स में ये भी चाहो तो लिख सकते हो कि भाई मैंने इस ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर लिया था। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद अगर आप 100-200 ट्रेड की एक जर्नल पूरी अपनी मेंटेन करते हो, उसके बाद आप कभी एनालिसिस करने बैठो और आपको देखे कि यार स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसमें मैं रिपीटेडली अर्ली प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। क्या आइडिया आपको मिल जाएगा कि ये जो सेटअप है ना, इसका रिस्क रिवॉर्ड और ज़्यादा हो सकता है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो फिर आगे से। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, इसके लिए आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन एक बार आप समझ गए ना, तो बस आप पूरी लाइफ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरी लाइफ बस उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। बहुत से लोग कुछ टाइम बाद, जैसे आप सुनते हो ना कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जो है वो बोरिंग हो जाती है। बोरिंग होनी चाहिए, अगर आप सही में पैसा आप कमा रहे हो तो वो बोरिंग होनी चाहिए। बोरिंग क्यों होती है? क्योंकि एक ही सेटअप है, एक ही स्ट्रैटेजी है जिसको लोग रिपीट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अब वही पैसा कमा रहे हैं, वही पैसा कमा रहे हैं। पैसा बनता है डिसिप्लिन से, ठीक है। अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या करता है पता है? यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पे वो वही गलती करता है जो महाभारत में दुर्योधन ने की थी। महाभारत तो देखा होगा आपने, क्या किया था महाभारत में दुर्योधन और अर्जुन जब श्री कृष्ण के पास गए थे, और दुर्योधन ने सबसे पहले जो है, श्री कृष्ण ने क्या किया था, सबसे पहले जो है उन्होंने अर्जुन को देखा था, क्योंकि अर्जुन उनके पैर के पास बैठा था। तो उन्होंने पहले अर्जुन से पूछा कि आप क्या, चलो बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, और अर्जुन ने उनको मांगा, और दुर्योधन इस बात पे हंसने लगा, ठीक है। क्योंकि दुर्योधन खुश हो गया इस बात से कि भाई श्री कृष्ण, एक अकेले श्री कृष्ण जो कि शस्त्र भी नहीं उठाएंगे युद्ध में, ठीक है, वो क्या करेंगे, क्या उखाड़ लेंगे मेरा, ठीक है, उनकी पूरी सेना जो है वो मुझे मिल जाएगी। तो दुर्योधन के सामने ना पूरी सेना खड़ी थी। जब दुर्योधन युद्ध में गया था तो उसके सामने पूरी सेना खड़ी थी। पांडव बेचारे, उनके पास कुछ नहीं था, बस उनके पास श्री कृष्ण थे। और श्री कृष्ण क्या थे? श्री कृष्ण भगवान थे जिनके पास एक ही हथियार था, एक ही सुदर्शन चक्र था, जिसको वो कभी कभी लगाते थे, कभी कभी यूज करते, लेकिन एक ही हथियार था उनके पास, एक ही हथियार था। अगर आप श्री राम की बात करो तो उनके पास सिर्फ धनुष बाण था। अरे वो तो भगवान थे, वो चाहते तो हनुमान जी की तरह गदा विद्या भी सीख सकते थे, ठीक है, वो चाहते तो रावण की तरह तलवार भी उठा सकते थे, बट उन्होंने धनुष बाण चुना, और उसी एक शस्त्र को उन्होंने चुना। और जितने भी भगवान की आप बात करो, जितने भी भगवान देवी देवताओं के अवतारों की आप बात करो, हर एक का सिर्फ एक ही शस्त्र है जिसको वो यूज करता है, हर बार यूज करता है, जब जब उसको जरूरत पड़ती है तब तब यूज करते हैं वो। लेकिन दुर्योधन के सामने पूरी सेना खड़ी थी। आज एक रिटेल ट्रेडर के सामने भी ना दोस्त पूरी सेना खड़ी होती है। उसका चार्ट मैं देखता हूँ ना, आप लोगों का, आप में से कुछ लोग अपने चार्ट के कभी कभी भेजते हो स्क्रीनशॉट, तो मैं देखता हूँ कि भाई इसमें चार्ट कहाँ दिख रहा है, चार्ट दिख ही कहाँ रहा है इसमें। तो उसमें मुझे क्या दिखता है पता है? बताता हूँ मैं क्या दिखता है। सबसे पहले तो RSI दिखता है, मैकडी दिखता है, ठीक है, ये तो मतलब यूनिवर्सल है, ये लगा ही होता है। कुछ जो बड़े अच्छे लोग हैं वो सुपर ट्रेंड लगा के रखते हैं, ठीक है, कुछ लोग बॉलिंजर लगा के रखते हैं। आप समझ रहे हो चार्ट कहाँ है? मतलब 10-15 इंडिकेटर लगे होते हैं, 10-15 इंडिकेटर लगे, तो वीवैप भूल गया मैं, वीवैप लगा के रखते हैं, ठीक है। 10-15 इंडिकेटर आपके सामने, पूरी सेना खड़ी है आपके सामने, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास एक मार्गदर्शक नहीं है। आपके पास एक मार्गदर्शक नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि फोकस किस पे करना है,
प्रॉब्लम ये है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है। तो करना क्या है, हमें अपने सेटअप्स को जाके एनालाइज करना है, हमें देखना है कि हमारे जो सेटअप्स हैं वो हमें कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं और कितने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे वो काम कर रहे हैं। और एक बात और है कि ये हमें भूल जाना है कि भाई 80-90% की एक्यूरेसी हमें चाहिए मार्केट में, नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो 1:1 का रिस्क, अगर आप 1:1 से कम का रिस्क रिवॉर्ड नहीं ले रहे हो ना, तो 90% एक्यूरेसी पॉसिबल ही नहीं है। और कोई ऐसा बंदा है जिसकी है, अगर वो क्लेम करता है तो प्रूफ मांगो, प्रूफ मांगो। कैसे, कैसे भाई, मतलब कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर आप सोचो कि बड़े बड़े जो हेज फंड मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं, उनकी तक नहीं है 90%, ठीक है, तो आप समझदार हो फिर, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए आपको 80-90% एक्यूरेट नहीं होना है। ये गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, स्टार्ट में वो लोग ये करते हैं गलती कि भाई देखो, एक इफेक्ट होता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। अब इसको, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन इस इफेक्ट की ही वजह से लोग ये गलती करते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि मतलब किसी एक पर्सन को, चलो मान लो अगर वो कोई एक स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हैं, कोई एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, अब वो उसमें देख रहे हैं कि 10 उन्होंने ट्रेड लिए और 10 में से उनका 3 ट्रेड सही हुए, 7 ट्रेड गलत हुए और नेट में मान लो उनको लॉस भी हो गया थोड़ा मोड़ा। अब वो कहते हैं स्ट्रैटेजी बेकार है, सेटअप बेकार है, छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं, ठीक है, छोड़ के दूसरी स्ट्रैटेजी पे भाग जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, मतलब आप एक शस्त्र पे नहीं टिक रहे हो, ठीक है, आप एक शस्त्र पे टिक ही नहीं रहे हो, आप एक को यूज कर रहे हो, आप कह रहे हो बेकार है, इससे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, ठीक है, फिर आप दूसरे पे चले जा रहे हो, दूसरा हथियार आप ले ले रहे हो, फिर आपको वो भी पसंद नहीं आ रहा, आप कह रहे हो उससे भी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। अरे युद्ध हर शस्त्र से लड़ा जा सकता है, लेकिन आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आपको उसको सीखना तो पड़ेगा, उसको चलाना तो आना चाहिए ना आपको। अब चलाना ही ना आता हो अगर आपको हथियार, तो फिर क्या हो, आप सोचो। आपके सामने सब हथियार पड़े हैं, ठीक है, अभी अभी मान लो जैसे आप एक कमरे में हो, वहाँ पे आपके सामने राइफल भी हैं, ठीक है, आपके सामने शॉटगन भी है, आपके सामने पिस्टल भी है, लेकिन चलाना कोई नहीं आता है, क्या फ़ायदा, ठीक है। और चलाना आने का मतलब ये नहीं कि आप डेफिनेशन सीख लो कि RSI 70-30 होता है, मैकडी पॉजिटिव नेगेटिव या फास्ट जो एवरेज है वो क्लोज करता, मतलब ऊपर जाता है, ये छोटी एवरेज ऊपर चली जाए, बड़ी एवरेज नीचे चली जाए, ये नहीं होता चलाना। चलाना ये होता है कि क्या आपने मार्केट में उसको देखा है, काफ़ी बार देखा है, काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है, फिर क्या आपने उस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है, उस सेटअप को, उस सेटअप की एक्यूरेसी क्या है, उस सेटअप का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, क्या आपको पता है। ट्रेडिंग जर्नल नहीं बना रहे तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा, ठीक है। ये होता है, ये होता है मार्केट के अंदर, ये होता है, ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो जो स्ट्रैटेजी उसकी एक्यूरेसी कम है बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा है, तो एक बार के लिए थोड़ा सा रुको, एक बार के लिए थोड़ा सा सोचो कि ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं उसमें 10 ट्रेड मैंने लिए, 3 में प्रॉफिट रहा, 7 में लॉस रहा, नेट में मैं अभी लॉस में हूँ। बट अगर मैं 10 ट्रेड और लेता हूँ, और क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा इतना इतना है, तो कैलकुलेट करके एक बार देखो तो सही, 10 ट्रेड में अंदाज़ा लगा लोगे। अच्छा, 10 बार सिक्का उछालो यार, सिक्का उछाल के देखो, 10 बार, 5 बार हेड 5 बार टेल आ जाए तो बोलो, क्योंकि उसमें तो 50-50 चांस है। नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता वो। लेकिन एक एक मैक्सिमम जब आप नंबर तक जाओगे ना, तो आप हो सकता है कि उस 50-50 के क्लोज आ जाओ। यानी आप 100 बार सिक्का उछाल रहे हो तो हो सकता है कि आपका 40-60 आ जाए, बट आप 1000 बार उछाल रहे हो तो 400-600 आने की चांस थोड़ी कम है। ज़्यादा चांस है कि 450, 550, मतलब आप धीरे धीरे उस जो 50-50 जो आपकी टेंडेंसी जो नेचुरल है ना, जो रैंडमनेस वाली टेंडेंसी है ना, जो प्रॉबिलिटीज़ है ना, उसके पास आओगे। लेकिन कब आओगे, जब एक लंबे अवधि में आप जाओगे। अब जैसे आप देखते होगे कैसीनोज में या ऑनलाइन बेटिंग वगैरह जो होती हैं, तो वहाँ पे जो भाव होता है, ठीक है, किसी मतलब जो रिस्की ऑप्शन है, जो ऑप्शन की चांस कम है जिसके आने की, उस ऑप्शन पे आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं बजाय कि
जिसके चांस ज़्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो दो टीमों का मैच हो रहा है, एक टीम जो है स्ट्रॉन्गर टीम है, दूसरी टीम वीकर टीम है। जो वीकर टीम है अगर वो उस पर आप लगाते हो और वो जीत जाती है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी वो अपनी एज तो एक रखते ही हैं, वो तो चलो ठीक है। अभी उस वो देखो वो एज जो वो रखते हैं वहाँ पे, वो यहाँ पे ब्रोकरेज है, जो नेगेटिव एज है, जो आपके लिए काम नहीं कर रही है, मतलब आपके अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ होती है। तो वहाँ पे भी क्या हुआ, वहाँ पे बात रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी की हुई, वहाँ पे बात ये हुई। तो अब आने वाले टाइम में एक्यूरेसी का अकेले कोई मीनिंग नहीं है। इस बात, अगर इस वीडियो से आपको एक बात, एक लाइन में अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो में बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है। 90% एक्यूरेसी भी लाई जा सकती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ नहीं। और अगर आपके पास कोई एक ऐसा पैटर्न है जो आपने फाइंड किया है बड़ी मेहनत से, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है और एक्यूरेसी भी अच्छी है, तो बस आपको उतना ही करना है। बस आपको उतना ही करना है, इतनी एक्यूरेसी हो कि आप नेट में प्रॉफिटेबल रह सको, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।